आज है हमारा रिवाइज डे और आज के दिन हम पिछले सभी लेसन्स को रिवाइज करेंगे। पिछले सभी लेसन्स को रिवाइज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पिछले सभी लेसन्स को रिवाइज नहीं करेंगे तो हम अच्छे तरीके से इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो अब हम पिछले लेसन्स को रिवाइज करते हैं। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिनकी पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में दा है, देहन और दियाहन शब्द का प्रयोग होता है, वो कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको याद रखना है कि जिन वाक्यों के अंत में दा है, देहन और दियाहन शब्द का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं और उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में जिन वाक्यों में सब्जेक्ट ही, शी और इट हो, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डज का प्रयोग सब्जेक्ट ही, शी, इट के पहले करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट के लिए डू का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इन तीनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दा है, देहन और दियाहन शब्दों का प्रयोग होता है, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, और इन वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप कोई राइटिंग या रीडिंग करें, या जब भी आप देखें कि जिन वाक्यों के अंत में दा है, देहन और दियाहन शब्द आए हैं, तो उन वाक्यों को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ही बनाना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ही है कि जिन वाक्यों के अंत में दा है, देहन और दियाहन आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, और उन वाक्यों को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। और अगर आप इन वाक्यों में किसी और टेंस के रूल्स लगाते हैं तो वो वाक्य आपका गलत हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे कि एक वाक्य है कि ओ स्कूल जांदा है। इस वाक्य के अंत में दा है शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पर ये जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इस वाक्य को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, क्योंकि अगर इसमें आप किसी और टेंस का रूल इस्तेमाल करते हैं तो ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। तो इन सभी एग्जाम्पल से आप समझ गए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या होते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि जिन वाक्यों के अंत में दा, सी, दे, सन और दिया, सन शब्द का प्रयोग होता है वो कहलाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देख सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में दा है, देहन और दियाहन शब्द का प्रयोग होता है वो कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जिन वाक्यों के अंत में दा, सी और दे, सन और दिया, सन शब्द का प्रयोग होता है वो कहलाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे या कोई भी नेम, उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ही,
शी, इट, आई, वी, यू, दे या किसी भी नेम के साथ डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे या किसी भी नेम के साथ सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इन तीनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या होते हैं। बट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जिन वाक्यों के अंत में दा, सी, दे, सन और दिया, सन शब्द का प्रयोग होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो अगर आप कोई भी राइटिंग या रीडिंग या जहां पर भी देखें अगर कि जिन वाक्यों के अंत में दा, सी, दे, सन और दिया, सन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो आप उन सेंटेंस को, आप उन वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, क्योंकि दा, सी, दे, सन और दिया, सन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव सेंटेंस में हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। और जब भी अगर आप कोई राइटिंग करते हैं तो आप अगर पास्ट में लिख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टेंस जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गे या गी शब्द का प्रयोग होता है वो कहलाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर आपको फ्यूचर में कोई भी सेंटेंस बनाना हो तो क्या आप उसे गा, गे, गी के बिना बना सकते हैं। जैसे कि कोई वाक्य ले लीजिए कि मैं स्कूल जांदा सी, इस वाक्य के अंत में जांदा सी शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि फ्यूचर कभी हो ही नहीं सकता। तो फ्यूचर के लिए ये जरूरी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गा, गे, गी शब्दों का इस्तेमाल हो। तो आप समझ सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी हो वो वाक्य कहलाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब भी आप किसी वाक्य में गा, गे, गी देखें तो उन वाक्यों में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का ही प्रयोग करें और विल या शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करें। और यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट इन तीनों सेंटेंस को अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अब आपको इन सभी सेंटेंस की पहचान को याद रखना है और इन सेंटेंस को बनाने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक एक्सरसाइज दी जा रही है। इस एक्सरसाइज के सेंटेंस को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और जब आप वो एक्सरसाइज बना लें तो आपको सीडी के अंत में एक्सरसाइज 2 के आंसर्स को मैच करना है। अगर आप अपनी ट्रांसलेशन में देखें कि आपसे कोई गलती हुई है या कोई सेंटेंस आपसे गलत हो गया है तो आप उस सेंटेंस को बार बार प्रैक्टिस करें और उस सेंटेंस की पहचान को याद रखें और उस सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करें। और इस एक्सरसाइज को बनाने के साथ साथ आपको पिछली सभी वोकैबुलरी को याद रखना है, क्योंकि अगर आप टेंस बनाने तो सीख जाएं लेकिन आपको वोकैबुलरी नहीं पता तो आप इंग्लिश अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपको सेंटेंस याद रखने के साथ साथ वोकैबुलरी याद रखना भी बहुत ज़रूरी है।
और इसके साथ साथ आपको पिछले सभी सेंटेंस जो सिखाए गए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप वो सभी सेंटेंस अच्छे तरीके से याद रख सकें और आपको उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि जब आपका अंत में ऑफलाइन टेस्ट होगा, आपको उस टेस्ट में सभी लेसन्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आप इन सभी सेंटेंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप उस टेस्ट को पास करने में असफल भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सभी सेंटेंस को अच्छे तरीके से याद करें, उनकी पहचान को याद करें, उनके रूल्स को याद करें और उन सेंटेंस को बनाने की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, ताकि आप अपने लास्ट ऑफलाइन टेस्ट में पास हो सकें।